स्याफाम ने ताश की गड्डी को मेज पर फैलाना शुरू कर दिया। वो उन्हें सामने की समत से मेज पर फैलाकर तरतीब दे रहा था, यानी पुश्त का हिस्सा उसके नीचे ही रखा था। मेरी तेज निगाहें उस कवी हैकल आदमी का जायजा ले रही थी जो मुस्तरिबाना अंदाज में मुसलसल अपने टाई के पिन को पकड़े हुए था और उसका फूल इधर से उधर हो रहा था। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि वो उस गड्डी के बिछे हुए ताशों की तस्वीर ले रहा था। स्याफाम आदमी मुसलसल उन ताशों की तरतीब कर रहा था, उनकी जगहें तब्दील कर रहा था और उन्हें गौर से देख रहा था। इस दौरान किसी ने कुछ नहीं कहा था। स्याफाम औरत कभी मुझे, कभी तहजीब को और कभी उस शख्स को देखने लगती जो अब सब कुछ भूलकर ताशों की उस गड्डी में खो गया था। काफी देर के बाद वो अपने उस काम से फारिग हुआ और उसने लड़की को ही इशारा किया जिसने तमाम ताश समेट कर यकजा कर दिए थे। स्याफाम शख्स के होंठों पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने अपना बायां हाथ उठाया और पीछे खड़ी हुई लड़कियों में से एक लड़की जल्दी से आगे बढ़ाई। उसने स्याफाम शख्स को शराब का गिलास भर दिया और स्याफाम खामोशी से शराब के छोटे छोटे घूंट लेता रहा। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। थोड़ी देर के बाद उसने सर उठाया और मुस्कुराकर तहजीब की जानिब देखने लगा। बोला, ग्रीन पोल ने जो मंसूबा पेश किया है बिलाशुबा वो काबिल तवज्जो है और हम उस जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से इसी की तवक्को रखते थे। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी हमने। बेशक ये एक जामे और मौसर मंसूबा है और मिस तहजीब हम इससे पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं। हमें ये हिदायत भी दे दी गई है कि तुम्हें इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर काबिल एतबार समझा जाए और तुमसे हर तरह की गुफ्तगू कर ली जाए। ये भी बता दिया गया है मुझे कि तुम्हारे इल्म में अभी कुछ नहीं है और तुम्हें इसलिए उससे ला इल्म रखा गया है कि अगर किसी तरफ से कोई खतरनाक कार्रवाई हो जाए तो उस मंसूबे को कोई नुकसान न पहुंच सके। चुनांचे अब ये हमारी जिम्मेदारी है मिस तहजीब कि हम आपको उस तमाम तफसील से आगाह करें। इस दौरान मैंने मुसलसल उस शख्स पर निगाह रखी थी जिसका कोई तारुफ वगैरह भी नहीं करवाया गया था, लेकिन गालिबन तहजीब भी उसी अंदाज में सोच रही थी जिस अंदाज में मैं सोच रहा था। मैंने एक और बात भी महसूस की थी कि उस शख्स के हाथ पर जो घड़ी बंधी हुई थी वो उसकी चाबी को हर 30 सेकंड के बाद घुमाने लगता। उसकी तमाम कैफियत इस्तरारी थी। न जाने क्यों मुझे शुबा हो गया कि ये शख्स उस स्याफाम के मुखालिफिन में से है और इस वक्त इसकी यहाँ मौजूदगी इंतहाई खौफनाक है। जो कुछ वो कर चुका है वो यकीनी तौर पर नुकसानदेह है। तहजीब ने स्याफाम शख्स की तरफ देखा और फिर उस शख्स की तरफ, फिर उसकी निगाह उन तीनों लड़कियों की तरफ उठ गई और गालिबन उस स्याफाम शख्स ने उसका मफहूम समझ लिया। बोला, अब मुझे अपना तारुफ करवाते हुए कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी मिस तहजीब। पहले मैं अपने बारे में आपसे सवालात करूंगा। क्या आप मुझे जानती हैं? तहजीब ने कहा, आपको जो इत्तलात दी गई हैं उसके तहत आप यकीनन जानते होंगे कि मुझे आपसे कतई ला इल्म रखा गया है। मुझे सिर्फ इस केस के बारे में इतना बताया गया है कि ये ग्रीन पोल के अहम मामलात में से एक है और एक अहम शख्सियत मुझसे इस मौजू पर बात करेगी। वो बोला, यकीनन मैं भी इस हकीकत से वाकिफ हूँ। तो डियर तहजीब, मेरा नाम वॉल्टू मोबाय है और इस नाम को सुनने के बाद तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि मेरा ताल्लुक किस मुल्क से है। ओह, तहजीब के साथ साथ मैं भी मुतहय्यर रह गया। वॉल्टू मोबाय एक अफ्रीकी रियासत का हुक्मरान था, एक अजीम फौजी जिसके कारनामे सारी दुनिया में मशहूर थे। इतनी बड़ी शख्सियत इस तरह किसी सिलसिले में हमसे राब्ता कायम करेगी, इसके बारे में तो शायद तहजीब ने भी नहीं सोचा था। एक लम्हे के लिए वो भी शिश्तर रह गई। उसी वक्त वॉल्टू मोबाय ने कहा, और ये मेरी बहन कैथी मोबाय है और ये मेरा सेक्रेटरी वॉल्टर जॉन है। ये तीन लड़कियां मेरी काबिल एतमाद दोस्त हैं। गोया यहाँ के माहौल में कोई ऐसी बात नहीं है जो काबिल तरद्दुद हो। तहजीब ने कहा, आपका ख्याल ठीक है मिस्टर मोबाय, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग तन्हाई में गुफ्तगू करें। वो बोला, मैंने कहा ना डियर तहजीब, मेरी जिम्मेदारी पर आप इस जगह को कतई महफूज समझें। इस बार मैंने गुफ्तगू में दखल दिया, कहा, नहीं मिस्टर मोबाय, ग्रीन पोल के नुमाइंदे खुली आंखों और खुले हाथों से काम करते हैं, यही हमारा उसूल है। मैं अपने लिए एक दायरा कार मुंतखब कर चुका था और जो फैसला मैंने किया था वो जल्दबाजी का जरूर था, लेकिन मैं उससे मुतमईन था। तहजीब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन उसी वक्त मैंने सोफे की अकब से छलांग लगाई और उस शख्स को रगेदता हुआ नीचे जमीन पर आ रहा जो गठे हुए बदन का आदमी था और जिस पर मुझे मुसलसल शुबा हो रहा था। वो मुझसे इस इक़दाम की तवक्को नहीं रखता था। सब हैरत से उस अचानक रूनुमा होने वाले वाक़े की जानिब मुतवज्जे हो गए। वो शख्स भी एक लम्हे के लिए मेरी इस हरकत को समझ न पाया था, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से उसका सर बालों से पकड़ा और उसे जमीन पर दे मारा। एक करी चीख के साथ वो जमीन पर उलट गया। फर्श पर अगर दबीज कालीन न बिछा होता तो ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका भेजा ही बाहर निकल पड़ा होता, लेकिन मैंने उसे इतनी कुव्वत से इसलिए मारा था कि मामूली ज़र्ब उस कालीन पर बेअसर थी। अलबत्ता उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था।
उसने दफतन अपना हाथ सीधा किया, एक उंगली उठाई और एक हैरत अंगेज मंजर निगाहों के सामने आ गया। उसकी उंगली का अगला हिस्सा एक खौल की शक्ल में था और उस खौल के सुराख में से लगातार 3 गोलियां निकली। अगर मैं एक लम्हे में अपनी जगह न छोड़ देता तो ये गोलियां मेरी पेशानी, गर्दन और सीने में पेवस्त हो गई होती, लेकिन बदकिस्मती से उनका निशाना वो खूबसूरत लड़की बन गई जो वॉल्टू मोबाई को शराब पिला रही थी। 3 सुराख उसके बदन में हुए थे और वो एक चीख के साथ वॉल्टू मोबाई के ऊपर आ गिरी थी। लेकिन मैं अब सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार था और चूंकि मैं और वो गुत्थम गुत्था थे, इसलिए मैंने फौरन ही उसका हाथ पकड़कर अपने घुटने के नीचे दबा लिया। ये सब क्या था, उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था, और ये बात अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी हैरत में मुब्तला कर देती तो यकीनन वो गोलियां मेरे बदन में पेवस्त हो सकती थीं जो उसने मुसलसल चलाई थीं। कवि हैकल आदमी अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और एक हद तक उसमें कामयाब भी हो गया। तहजीब उछल कर सोफे पर खड़ी हो गई थी और मैं इस जद्दोजहद में मसरूफ था कि उसे मजीद गोलियां न चलाने दूं। यहाँ तक कि एक बार मैंने उसे फिर कोट के कॉलर से पकड़कर उठाया और पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा, और उसके फौरन बाद मैंने उसकी बाईं टांग पकड़कर इस तरह कलाबाजी खाई कि मेरा पूरा बदन उसके औंधे पड़े हुए बदन पर आ गया। कई गोलियां फिर उसके हाथ से निकली, लेकिन उनका निशाना दीवार थी। ये अनोखा हाथ शायद मेरी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज वाक़या था। मेरी मुसलसल कोशिश यही थी कि उसका रुख किसी और जानिब न होने पाए। उसी वक्त तहजीब अपनी जगह से उठी और मेरे नज़दीक पहुंच गई, और फिर उसने इत्मीनान से पिस्तौल निकाला और उसकी नाल उस शख्स की गर्दन पर रखी और ठुस ठुस की 3 आवाज़ों के साथ उस शख्स की तमाम जद्दोजहद सर्द पड़ गई। वॉल्टू मोबाई ने मुर्दा लड़की का बदन अपनी गोद से धकेल कर मेज के नीचे सामने गिरा दिया और लिबादे पर पड़े खून को चुटकियों से लिबादा पकड़कर झटकने लगा। स्याफाम लड़की अपनी जगह खड़ी हो गई थी। बाकी दोनों लड़कियां खौफ से थर थर कांप रही थीं। जिद्दोजहद का खात्मा हो चुका था। तहजीब ने जो कुछ किया था इस्तरारी अंदाज में किया था, लेकिन शायद उसके लिए ये बात काफ़ी थी कि उस शख्स ने एक अजीबोगरीब अंदाज में गोलियां चलाई थीं और अब वो मर चुका था। चुनाचे चंद लम्हात के बाद माहौल में तब्दीली पैदा हो गई। तहजीब गहरे गहरे सांस ले रही थी। फिर उसने वॉल्टू मोबाई की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये वाक़या आपके लिए ताज्जुब खेज है जनाब? मोबाई ने कहा, नाकाबिल यकीन है। ये शख्स, मुझे ताज्जुब है, ये मेरा सेक्रेटरी था। तहजीब ने मेरी तरफ रुख करके कहा, आपको इस शख्स पर शुबा कैसे हुआ मिस्टर पार्को? मैंने उस शख्स के हाथ को सीधा करके उसका बगौर जायजा लेते हुए कहा, मैडम मैं आपका खुसूसी मातहत हूँ। कलाई के बाद उसका हाथ कटा हुआ था, बकिया हाथ मसनूई था और ये हाथ फौलाद का बना हुआ था। चंद चूड़ियां खोलने के बाद वो मेरे हाथ में आ गया और मैंने उसकी साख्त का जायजा लेकर उसे एहतराम से तहजीब के सामने पेश कर दिया। मैंने कहा, ये ऑटोमेटिक पिस्टल है, बल्कि मैगजीन के लिहाज से आप इसे मशीन गन कह सकती हैं। गालिबन ये 100 राउंड चला सकता है। इसके अलावा मैडम, इसके गले में जो टाई लगी हुई है उसमें मौजूद टाई पिन एक छोटा सा माइक्रो फिल्म बनाने वाला कैमरा है, जिससे ये मुसलसल इस दौरान तमाम कार्रवाइयों की तस्वीर लेता रहा है, और मुझे यकीन है कि इसने ये ताश पूरी तरह फिल्म बंद कर लिए हैं। उसके साथ इसकी कलाई पर बंधी हुई घड़ी कोई टेप रिकॉर्डर मालूम होती है और उसमें हमारी तमाम आवाज़ें रिकॉर्ड होंगी। मैं अभी आपके सामने इसकी हकीकत पेश करता हूँ। तहजीब का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हो गया था। मैंने बहुत बड़ा दावा किया था। मैंने कलाई की घड़ी उतार कर उसका ढक्कन खोला। अंदर जो मशीनरी लगी हुई थी उसमें बारीक बारीक स्पूल थे। ऊपरी हिस्से पर नन्हे नन्हे सुराख साफ देखे जा सकते थे और उससे मेरे बयान की तस्दीक होती थी। चंद लम्हात के अंदर मैंने उस टेप रिकॉर्डर का पूरा निज़ाम समझ लिया और उसे रिवाइंड करके प्ले कर दिया और फिर वॉल्टू मोबाइल के सामने रख दिया। घड़ी नुमा टेप रिकॉर्डर के नन्हे से स्पीकर से बारीक बारीक आवाज़ें उभर रही थीं, साफ और वाज़े, जिन्हें बाआसानी सुना और समझा जा सकता था। मेरे चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसके बाद मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया और फिर वो नन्ही सी बारीक माइक्रो फिल्म निकाल कर स्याफाम के सामने रख दी। कैथी मोबाइल भी हमारी तरफ झुकाई थी। बाकी दोनों लड़कियां अपनी जगह खड़ी हुई थी। स्याफाम हुक्मरान मुतहिजराना अंदाज में आंखें फाड़े ये सब कुछ देख रहा था और फिर उसकी आंखों में तहसीन के जज्बात उभर आए। उसने तहजीब की तरफ रुख करके कहा, सॉरी मिस तहजीब, आपको वक्त से पहले अपने मिशन की अंजाम दही के लिए मसरूफ होना पड़ा। ये जाने बगैर कि हमारा मकसद क्या है। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स जो हमारे इतने करीब मौजूद था, हमारे बिल्कुल करीब, हमारा दुश्मन था। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमारे बहुत से अरकान मुलव्विस हो सकते हैं। हमारा मोतमिद खास जनरल टेरिस इस सिलसिले में क्या कर रहा है? हमने तो ये सोचा था कि जो लोग हमारे अतराफ में बिखरे हुए हैं वो हमारे लिए मजबूत तरीन हिसार बना चुके हैं,
लेकिन हमें हैरत है उन तमाम लोगों पर जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होने के बावजूद इतना अंदाज़ा न लगा सके कि एक दुश्मन हमारे इतने करीब मौजूद है और हमारी कार्रवाइयों पर निगाह रख रहा है। हमें वाकई हैरत है अपने उन दोस्तों पर जो हमारी मदद करना चाहते हैं, और बल्कि हम तो यूं महसूस करते हैं कि अगर हम ग्रीन पोल को इस सिलसिले में ज़ाती तौर पर मुलव्विस न करते तो शायद हमारे दावेदार, इन बड़े बड़े मुल्कों के तनख्वाहदार जो दुनिया की तकदीर बदलने का दावा रखते हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए कारआमद साबित नहीं हो सकते हैं। ये शख्स हमें बआसानी हलाक कर सकता था। स्याफाम लड़की मेरी तरफ रुख करके बोली, जहाँ इन अतराफ में खास तौर पर यह ख्याल रखा जाता है कि हथियारबंद लोग हमारे करीब न पहुंचने पाएं, लेकिन जो कुछ हुआ हम इस सिलसिले में बात करेंगे। मिस्टर पार्को, मैं आपको दाद देती हूँ, लेकिन आपको इतनी मुख्तसर मुद्दत में उस शख्स पर शुबा कैसे हुआ? मैंने कहा, मैडम, इसका जवाब मेरी चीफ तहजीब मैल्कम एक्स देंगी। तहजीब की निगाहों में एक लम्हे के लिए ममनूनियत के जज्बात उभरे थे। मैं जानता था कि वो मेरी इस कार्रवाई से किस कदर खुश हैं। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ग्रीन पोल के सरबराह का कहना है कि हम में से हर शख्स आंखें और हाथ खुले रखे। मेरे साथी ने जो कुछ किया वो हमारा इम्तियाज है। स्याफाम लड़की ने कहा, लेकिन मुझे हैरत है, अगर आपके साथी ने इन बातों को जांचने के बाद ये अमल किया है तो ये भी मुमकिन हो सकता था कि वो शख्स हमारे ही ईमा पर ये सब कुछ कर रहा होता। मैंने कहा, मैडम, मैंने इसका ख्याल रखा था। मुझे उस शख्स पर शुबा हुआ। हमारी तस्वीर ली जा सकती थी, लेकिन हमारी आवाज़ें रिकॉर्ड करने का क्या जवाज़ था? और फिर आप यूं समझ लीजिए कि हमारी निगाहें दोस्त और दुश्मन में तमीज़ करना जानती हैं। मोबाइल ने कहा, बस मैं इस मौजू पर ज़्यादा गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि ग्रीन पोल पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है और इसका एक एक फ़र्द सूरत हाल से वाकफियत रखने की सलाहियत रखता है। इसके बाद तमाम बातें ख़त्म हो जाती हैं। तहजीब ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा, कहा, मैं इस एतमाद पर बेहद ममनून हूँ। फिर वॉल्टो मोबाइल ने कहा, तुम दोनों दूसरे कमरे में चलो। दोनों लड़कियां खामोशी से वहां से निकल गईं। वॉल्टो मोबाइल उनके जाने के बाद बोला, इस हादसे के बाद एक बेयकीनी की सी कैफियत पैदा हो गई है। मैं नहीं जानता और कितने लोग ऐसे मौजूद हैं। मैंने कहा, इस शख्स की लाश के चेहरे पर मेकअप तलाश किया जा सकता है। मुमकिन है इसे तब्दील कर दिया गया हो। मोबाइल ने कहा, टेरिस इसका जायजा लेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कैथी? क्यों ना हम पूरे स्टाफ को तब्दील कर लें? कैथी ने कहा, आपको याद है मिस्टर मोबाइल कि इस शख्स को आपके सेक्रेटरी की हैसियत से किसने आपके पास भेजा था? वो बोला, हाँ, डेनिस हेले ने। ओ, ये अमरीकी, मगर इसमें उनका मफाद भी वाबस्ता है। ये कैसे मुमकिन है? टेरिस को तमाम सूरत हाल से आगाह करना जरूरी है। वो मुनासिब इंतजामात करेगा। हमें किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। तवील कामत मोबाइल ने अजनबी सी निगाहों से हम दोनों को देखा, जैसे उसकी जहनी रौ भटक गई हो, लेकिन फिर वो एकदम संभल गया। बोला, मिस तहजीब, क्या आपको यकीन है कि आप सूरत हाल संभाल सकती हैं? बात मामूली नहीं है, प्लान बहुत बड़ा है। शायद आप ये बात न जानती हों कि आपका टकराव माफिया से होगा। आपको उसके रुकने खास के से मुकाबला करना होगा। तहजीब ने पूछा, जनरल टेरिस कहाँ है? अचानक वॉल्टो मोबाइल चौंक पड़ा। बोला, क्यों? तहजीब ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ ग्रीन पोल से इस सिलसिले में किसने राब्ता कायम किया था? मोबाइल ने कहा, मैंने बजाते खुद। तहजीब ने कहा, बदकिस्मती ये है कि मैं अभी तक सूरत हाल से नावाकिफ हूँ। कैथी ब्राउन ने कहा, मेरा ख्याल है मिस तहजीब, इस वाक़े ने मेरे भाई के जहन पर बुरा असर डाला है और वो चंद लम्हात के लिए परेशान हो गए हैं। मैं आपको सूरत हाल बताती हूँ। रियासत गोइटे हिल में पिछले 9 साल से गैर यकीनी हालात हैं। वहाँ की आवाम में बेचैनी फैलाई गई है। मिस्टर मोबाइल उस वक्त से कुछ लोगों की नफरत का शिकार हो गए हैं जब एक तैयारे के अगवा का वाक़या हुआ था। एक दहशत पसंद तंजीम के मामलात इस अमल से मजरू हुए थे। उसके बाद से वो तंजीम मिस्टर मोबाइल की दुश्मन बन गई। बजाते खुद तो वो गोइटे हिल में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने साजिशें शुरू कर दी और हमारी फौजों में बेचैनी फैला दी। एक बड़ा तबका मिस्टर मोबाइल के खिलाफ हो गया और दरपर्दा हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिशें शुरू कर दी गईं। फौजों में हमारे वफादारों की तादाद कम नहीं है, उसके बावजूद हम आज तक हुकूमत के दुश्मनों का पता नहीं चला सके। लातादाद लोग मारे जा चुके हैं। मिस्टर मोबाइल पर 4 कातिलाना हमले हो चुके हैं। ये मेरे भाई की खुशबख्ती है कि वो बच गए, लेकिन वो अपने दुश्मनों से परेशान हैं। वो उन्हें मंजरेआम पर लाना चाहते हैं। इस सिलसिले में अमरीकी FBI के चीफ डेनिस हेले हमारे मावनकार हैं और वो बजाते खुद हमारे मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। हमारे दुश्मनों का माफिया से गहरा ताल्लुक है और माफिया हमारे खिलाफ सरगर्म है। इसलिए ग्रीन पोल से राब्ता कायम किया गया है, क्योंकि माफिया के मुकाबले में ग्रीन पोल ही एक ऐसी तंजीम है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। वॉल्टो मोबाइल बोल पड़ा,
मैंने इस काम के लिए ग्रीन पोल को एक बड़े मुआवजे की पेशकश की है और मैं उस रकम को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जो मंसूबा ग्रीन पोल ने मुझे पेश किया है वो मुझे बहुत पसंद आया है और मेरा ख्याल है कि ये एक मौसर तदबीर होगी, लेकिन उस पर अमल के लिए मैं परेशान हूँ। तहजीब ने कहा, अगर मंसूबा ग्रीन पोल ने पेश किया है तो उसके हर पहलू पर गौर कर लिया गया होगा और ग्रीन पोल उसकी तमाम जिम्मेदारियां निभाने की पाबंद होगी। हम लोग हमेशा खुद पर भरोसा करते हैं। मोबॉय ने कहा, गोया मुझे सिर्फ ग्रीन पोल पर तकिया करना होगा। तहजीब ने कहा, ये आप पर मुनहसर है। वॉल्टो मोबाय ने कहा, इसके लिए मुझे वक्त दरकार है, मैं अभी इस बारे में सोचना चाहता हूँ। कैथी मोबाय ने मुस्तरिबाना अंदाज में वॉल्टो मोबाय की शक्ल देखी और बोली, इतना ज्यादा असर लेना मुनासिब नहीं है मिस्टर मोबाय। ग्रीन पोल हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है, जितना वक्त जाया होगा हमारे हक में नहीं होगा। मैंने दरमियान में मुदाखलत की, कहा इसके बावजूद मिस्टर मोबाय के लिए सोच लेना जरूरी है। वॉल्टो मोबाय मुझे घूरने लगा, बोला, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, दरअसल मैं जनरल टेरिस के बारे में सोच रहा हूँ। अगर उससे कोताहियां होने लगी तो फिर हम किस पर भरोसा कर सकते हैं। टेरिस इस वाक़े के बाद मेरे लिए मशकूक हो गया है। डेनिस हेले का मामला है, मैं नहीं जानता कि वो लोग इस मामले में किस हद तक दिलचस्पी लेंगे। कैथी ने कहा, उन लोगों की दिलचस्पी सियासी नौयत की है। आप जानते हैं मोबाइल के वो आपसे सौदेबाजी करना चाहते हैं। अगर आप अपनी बागदौड़ उनके हाथों में देना चाहते हैं तो उन लोगों पर मुकम्मल भरोसा करें। हमारी पॉलिसी कुछ भी हो, फिलहाल ये मामलात ज़ाती नौयत के हैं। मोबाइल ने कहा, हाँ मैं समझता हूँ मिस तहजीब, अगर मैं ग्रीन पोल से आखिरी बात कर लूँ तो आप लोग मेरे सिलसिले में फौरी कार्रवाई करेंगे। तहजीब ने कहा, आपके सारे मामलात हम अपने हाथ में ले लेंगे और उसके बाद आप हमारे मशवरों पर अमल करें। मोबाइल ने कहा, ख़ा मैं उनसे इत्तेफाक न करूँ। तहजीब ने कहा, नहीं मिस्टर मोबाइल, हर तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वॉल्टो मोबाइल ने कहा, तो फिर सुनो, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मेरा दुश्मन मेरा तख्ता उलटना चाहता है। बहरी बर्री और हवाई फौज के सरबराह मेरे साथी हैं, लेकिन कुछ लोग जो किसी खुफिया जरिए से कुव्वत हासिल कर चुके हैं उन लोगों पर भी फौकियत हासिल कर चुके हैं और किसी भी वक्त वो ये ओहदे अपने हाथ में ले सकते हैं। माफिया इस खुफिया गिरोह की मुआवनत कर रही है और बहुत गहरे अंदाज में काम कर रही है। ग्रीन पोल का मंसूबा है कि मैं अपने दुश्मनों को मौका दूं कि वो मेरा तख्ता उलट दें और ख़ास ये ऐलान ही क्यों ना हो जाए कि मैं कत्ल कर दिया गया हूँ, लेकिन उसके साथ ही हम दरपर्दा फौरी तौर पर तैयारियां कर लें और फौरन जवाबी कार्रवाई कर ली जाए। यूं हमारे दुश्मन ख़त्म हो सकते हैं। मेरा मतलब समझ रही हो कैथी? ग्रीन पोल का मंसूबा बहुत शानदार है। तवील अरसे से हम इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि हमारे दुश्मन मंजर-ए-आम पर आ जाएं। इस कोशिश में लातादाद जिंदगियां ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन हम उनकी गर्द भी नहीं पा सके हैं। हर कोशिश नाकाम रही है। हमारे खुसूसी वफादारों ने, और मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि FBI ने इंतहाई जहानत से अब तक मुझे मेरे दुश्मनों की इज्जत से महफूज रखा, वरना ये काम हो चुका होता। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे दुश्मन अपनी कमजोरियों पर काबू पाते जा रहे हैं और उसकी मिसाल उस गद्दार की शक्ल में मौजूद है। ये उनका आदमी था, मुझसे इतना करीब। ऐसा क्यों हुआ? काश हम उससे मालूम कर सकते। काश थोड़ी देर के लिए ये जिंदा बच जाता। हाँ कैथी, मैं ग्रीन पोल के मंसूबे की बात कर रहा था। बड़ा मौसर मंसूबा है, लेकिन बहुत पेचीदा। इसकी तकमील के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। बस मैं इसी उलझन में हूँ, क्या ये सब कुछ इस आसानी से हो सकता है? तहजीब किसी कदर उकता सी गई थी, बोली, ग्रीन पोल जो मंसूबा पेश करती है उसके हर पहलू पर गौर कर लेती है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। वॉल्टो मोबाइल ने कहा, इसलिए, सिर्फ इसीलिए मुझे कुछ वक्त दरकार था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी पर गौर करोगी। मैं बगौर उस शख्स का जायजा ले रहा था, उसकी कैफियत का अंदाजा लगा रहा था। उसकी बहन कैथी भी मेरी निगाहों में थी। तहजीब ने यकयक मुअद्दब होकर कहा, यकीनन जनाब, ये सब कुछ आपकी मंजूरी के बाद शुरू होता है। मैं आपके सामने हूँ, ये मंसूबा आप तक पहुँचाना मेरा काम था, उसके बाद फैसला आप पर मुनहसर है। कैथी ने कहा, ठीक है मिस तहजीब, लेकिन हमें उसके लिए सिर्फ 20 घंटे दरकार होंगे। इस अरसे में आपको फैसले से आगाह कर दिया जाएगा। तहजीब इजाजत लेकर उठ खड़ी हुई। कैथी हमें बाहर तक छोड़ने आई थी। पार्किंग पर पहुंचकर उसने कहा, दुश्मन हम में इस हद तक अंदर घुसे हुए हैं, पहले मुझे इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन माफिया के लंबे हाथों से आप लोग भी वाकिफ हैं। अपनी हिफाजत जरूर कीजिएगा। रही बात फैसले की, तो उसके लिए यूं समझ लीजिए कि वो हो चुका है। हमें इस वक्त हमदर्दों की जरूरत है और मैं ग्रीन पोल पर मुकम्मल एतमाद रखती हूँ। तहजीब ने कहा, मुझे इल्म है मिस ब्राउन कि आप मिस्टर मोबाइल के मामलात में मुकम्मल तौर पर दखल रखती हैं, इसलिए ग्रीन पोल आपके अल्फाज को पूरी अहमियत देती है। मैं ये अल्फाज आगे बढ़ा दूंगी। कैथी ने कहा, आखिरी बात, मिस्टर मोबाइल एक शदीद जहनी कश्मकश में मुब्तला हो गए हैं, वरना वो खुद ग्रीन पोल से फौरी राब्ते के लिए बेचैन हो गए थे।
सेक्रेटरी की गद्दारी ने उन्हें ज़बरदस्त ज़हनी सदमे से दो चार किया है। ये कशमकश सिर्फ हैजानी कैफियत रखती है। आप इस वक्त को 20 घंटे ही न तसव्वुर करें, मैं सिर्फ चंद घंटों के अंदर आपसे दोबारा राब्ता कायम करूंगी। तहजीब ने कहा ठीक है, और हम बाहर निकल आए। थोड़ी देर के बाद हम अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच गए थे। कैथी ने खतरे की निशानदही की थी, लेकिन हम पुरसकून रहे थे और कोई खास वाकया पेश नहीं आया था। अलबत्ता इस दौरान हमने कोई गुफ्तगू न की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।